हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में। आज हम बिहार दरोगा टेस्ट 5 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिहार कुल पद 1817 का बिहार दरोगा टेस्ट 5 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। टेस्ट 4 का डिस्कशन पिछले दिन गया था, आज टेस्ट 5 का डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं टेस्ट डिस्कशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक आपका फुल टेस्ट का डिस्कशन होगा। 1 से लेकर 100 तक का डिस्कशन होगा। आप सब पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए, आपको इससे फायदा एग्जाम में जरूर मिलेगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं। चलिए संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था, ये कथन आपका सही होगा। संविधान सभा ने मई 1947 में राष्ट्रध्वज की सदस्यता की पुष्टि की थी, ये आपका गलत है। ये आपको 1949 में राष्ट्रमंडल की सभ्यता को पुष्टि किया गया था। जनवरी 1948 में संविधान सभा के राष्ट्रगीत को अंगीकार किया गया था, ये 1948 नहीं, ये 1950 होगा। संविधान सभा ने जुलाई 1949 को राष्ट्रध्वज को अपनाया था, ये भी गलत है। ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया गया था। ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उसके आगे की व्याख्या की गई है। मूल अधिकार के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य संविधान के पाठ के कहीं नहीं है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं इसके कर्तव्य का। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हम मूल अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो मूल अधिकार हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। अगर हम नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं, डीपीएसपी जिसको बोला जाता है, डीपीएसपी जिसको बोला जाता है, ये भाग 4 में रखा गया है। भाग 4 में रखा गया है इसको। ये 36 से अनुच्छेद की अगर बात करें तो 36 से 51 तक का अनुच्छेद को रखा गया है। मूल कर्तव्य को रखा गया है ये 51 के क में, 51 के क में मूल कर्तव्य को रखा गया है। इस तरह से तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व बोला जाता है जिसमें केंद्र का केंद्रीयकरण सिर्फ एक केंद्र के पास में होता है, उसी को एकात्मक कहते हैं। तो इसमें आपको राज्यपालों की नियुक्ति सही हो जाएगा, राज्यसभा के असमान प्रतिनिधित्व सही हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं, उसके बाद आपका द्विसदात्मक व्यवस्थिका। 5 नंबर ऑप्शन देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। तो 2, 3 और 5 कुछ ऑप्शन नंबर 2 में सही होगा। 2, 3 और 5 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देन की देन है? तो आपातकालीन शक्तियां जो भारत के जर्मनी के बीमर से संबंधित है, जनवरी के बीमर से लिया गया है। आपातकालीन शक्तियां की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, 3 तरह के आपातकालीन शक्तियां वर्णन किया गया। भारत में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है 352 के तहत लगाया जाता है। ये भारत में अभी तक में 3 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है। 3 बार राष्ट्रपति शासन 1962, पहला राष्ट्रपति शासन 1962 में लगाया गया था चीन युद्ध के टाइम में, दूसरा 1971 में लगाया गया था और तीसरा 1975 में लगाया गया था। 3 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ है 352 के तहत। अगर 356 की बात करते हैं तो इसमें पहली बार पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के अधीन लगाया गया था। ये 356 के अधीन सबसे पहली बार पंजाब में लगाया गया था, ये 1951 में लगाया गया था। 360 का प्रयोग अभी तक भारत में एक बार भी नहीं हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में सूची को मिलान करना है।
सूची को आपको मिलान करना है। इधर देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं मान्यता प्राप्त भाषाएं ये किस अनुसूची में है। मान्यता प्राप्त भाषाएं आपको 8वीं अनुसूची में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 4 में मिल दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून आपको 10वीं अनुसूची में मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य में एवं केंद्र शासित प्रदेश ये आपका पहली अनुसूची में शामिल हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। राज्य के सीटों का आवंटन ये आपको चौथी अनुसूची में हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां ये आपका 5वीं अनुसूची में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो एक का आपको 3 मिलान कर लेते हैं, एक का आपको 5 में मिलान होगा, एक का 5 ये ऑप्शन नंबर 2 एक ही में सही हो जाएगा। 1 5 2 का आपका 2 को ये हो जाएगा 2, 1 का 5 और 1 का 4, 1 का 4 होगा, 1 का 4 और 1 का 4 और 2 का 1, 2 का 2, 1 का 4 और 2 का 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची, दल बदल आपको हो जाएगा 10वीं अनुसूची। केंद्र एवं राज्य में केंद्र शासित प्रदेश ये आपका हो जाएगा पहली अनुसूची। राज्यसभा में सीटों का आवंटन आपको चौथी अनुसूची में हो जाएगा। ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियां ये आपका 5वीं अनुसूची में हो जाएगा। इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये अनुच्छेद आपको मिलान करने का है। देख लेते हैं आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको कौन सा नहीं है ये देखना है। अनुच्छेद 39 का ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये आपका सही है, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये आपका अनुच्छेद 48 नहीं होगा, ये अनुच्छेद 50 में होगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 से सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य का गठन आपका 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा राज्य आपको अगर जानते होंगे तो ये पंजाब से अलग हुआ था। हरियाणा पंजाब 1 नवंबर 1966 के अलग होकर एक नया राज्य बना था हरियाणा। हरियाणा का अगर हम वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी है। अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं हरियाणा का असीम कुमार घोष। हरियाणा के राज्यपाल का अगर बात करते हैं तो असीम कुमार घोष, असीम कुमार घोष हो जाएंगे हरियाणा का राज्यपाल हो जाएंगे। नायाब सिंह सैनी हरियाणा का मुख्यमंत्री हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन सा शर्त भारत के नागरिक प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सा शर्त भारत के नागरिक प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो आपको अधिवास सही है, वंश कर्म भी सही है, आपको पंजीकरण भी सही है, संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार आपको नागरिकता प्राप्त करने का शर्त नहीं है। आपको ये 3 गो नागरिकता प्राप्त करने की शर्त है। जन्म के आधार पर भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के आधार पे अधिवास, वंश कर्म, पंजीकरण, एक आप और प्राप्त कर सकते हैं क्षेत्र प्रकृतिकरण से, प्रकृतिकरण से भी आप इसका प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर समाजवाद। समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार को परिभाषित करने के लिए शक्ति प्राप्त हुई है? तो किस अनुच्छेद की बात कर रहा है? तो आपका अनुच्छेद 14, 15 और 16 तीनों में हो जाएगा। 14, 15 और 16। 14 अनुच्छेद अगर 14 की हम बात करते हैं तो ये विधि से संबंधित है। विधि के समझ समानता का कानून की व्यवस्था किया गया अनुच्छेद 14 में। विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता। अगर हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, अनुच्छेद 15 में आपको जाति से संबंधित है।
जाति भेदभाव निषेध, जाति से संबंधित है। 16 का अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 16 का बात करते हैं तो ये आपको समान अवसर की बात करता है, समान अवसर। अनुच्छेद 16 में समान अवसर, अनुच्छेद विधि के समान समानता, 15 में आपको जाति निषेध, जाति भेदभाव निषेध की भेद करता है, सभी के लिए समान अवसर की व्यवस्था, अनुच्छेद 16। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से देख रहे हैं, संविधान के राज्य में नीति निर्देशक तत्व के शामिल करने के पीछे का क्या उद्देश्य है। तो आप देखते हैं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधी आदर्श कानून। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व आप जानते हैं भाग 4 में वर्णन किया गया 36 से 51 अनुच्छेद तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के 36 से 51 अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए हैं अविश्वास मत में। तो आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह भी पराजित हुए हैं, HD देवगौड़ा पराजित हुए और अटल बिहारी वाजपेयी आपको 1999 में पराजित हुए, एक वोट से ये पराजित हुए थे 1999 में। तो ऑप्शन नंबर आपको 2, 3 और 4 ये तीनों आपको अविश्वास प्रस्ताव से पराजित हुए थे। मोरारजी देसाई ये पराजित नहीं हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको 1964 में, सबसे पहली बार 1964 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में लाया गया था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहली बार। अगर आगे हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव, चलिए सॉरी 1964 नहीं, ये 1963 होगा। 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। एक क्वेश्चन को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, चलिए निम्नलिखित में किस राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसी को बजट बोलते हैं, बजट इसको बोलते हैं। ये अनुच्छेद 112 में वर्णित किया गया है, बजट अनुच्छेद 112 में वर्णित किया गया। अगर हम बजट का बात करते हैं तो सबसे अधिक बार बजट करने वाले वित्त मंत्री जो मोरारजी देसाई हैं, मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार ये 10 बार वार्षिक बजट पेश किए हैं। अगर हम महिला में बात करते हैं तो निर्मला सीतारमन ये 10 बार, ये 8 बार, निर्मला सीतारमन आपको वार्षिक बजट 8 बार पेश कर चुके हैं। निर्मला सीतारमन ये वार्षिक बजट आपको 8 बार पेश कर, लगातार 8 बार पेश करने वाली ये पहली महिला है। मोरारजी देसाई आपको 10 बार पेश करने वाले, सबसे अधिक बार करने वाले यही है। बजट 112 अनुच्छेद में होता है, इसी को वार्षिक विवरण कहा जाता है। ये वर्तमान में 1 फरवरी को लाया जाता है, वार्षिक बजट जो है 1 फरवरी को हर एक साल लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का हम बात करते हैं, सामा चकवा लोक पर्व बिहार के मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है। सामा चकवा आपको मिथिला के क्षेत्र में मिलेगा, सामा चकवा त्योहार आपको मिथिला क्षेत्र में मिलेगा, सामा चकवा पर मिथिला। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पटना कलम संबंधित है, पटना कलम आपको चित्रकला से संबंधित मिलेगा। पटना कलम का विकास लगभग 1760 के आसपास में किया गया था, 1760 ईस्वी के आसपास में, जब मुगल साम्राज्य में आपको चित्रकला के सभी को वहां से निकाल दिया गया था, तो उसी के कड़ में पटना कलम का स्थापना किया हुआ था पटना में आकर। तो ये चित्रकला से ही संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपका स्थापना हुआ था 1891 में। खुदा बख्श लाइब्रेरी का स्थापना 1891 में। अगर हम पटना विश्वविद्यालय का स्थापना की बात करते हैं, पटना
विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं तो ये 1917 में स्थापना हुआ था। अगर हम पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं, पटना उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1916 में हुआ था। अगर हम पटना कॉलेज की बात करते हैं, पटना कॉलेज की स्थापना हुआ था 1867 में। पटना कॉलेज की स्थापना 1867 में हुआ था, सॉरी 1863 नहीं 1863 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 और खुदा बख्श ओरिएंटल लगाई 1891। आगे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर आपको मिलान करना है ज्वालामुखी और उनके देश, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है, ये आपको मिलान करना है। ये देख लेते हैं। मैना आपको मिलेगा, मैना आपको फिलीपींस, मैना कहाँ है, फिलीपींस। माउंट सस्ता ये आपको यूएसए में मिलेगा। चिम्बुराजो ये इक्वाडोर का है और माउंट हेक्ला ये आपको आइसलैंड का है। तो ऑप्शन नंबर 1 का 2, 2 का 1, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो मैना फिलीपींस, माउंट सस्ता यूएसए, चिम्बराजो इक्वाडोर और माउंट हेक्ला आपको आइसलैंड का मिलेगा। ये आपको देश है और इधर ज्वालामुखी। इधर हम क्वेश्चन नंबर 17, आगे क्वेश्चन नंबर 17 का अगर हम बात करते हैं, देख लेते हैं। चलिए, किस झील में किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह हिमशिशित होकर बर्फ बन गई हो, तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा। तो जली के किसी बर्फ के अंदर तली का तापमान हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हम जल का घनत्व की बात करते हैं, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और जल का न्यूनतम आयतन की अगर हम बात करते हैं, न्यूनतम आयतन की अगर बात करें तो ये भी आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाष्प बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इसी का फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। जल का वाष्पन बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस, इसी का 212 फ़ारेनहाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन सा है। तापमान को नियंत्रित करने वाले, वितरण को नियंत्रित करने वाले, समुद्र तल की ऊंचाई ये सही हो जाएगा। स्थल की ढाल की तीव्रता ये भी सही हो जाएगा। आपको सूर्य के संदर्भ में ढाल की दिशा ये भी सही हो जाएगा। ज्वार भाटा ये सही नहीं होगा, ये गलत रहेगा। तो 1 2 3 देख लेते हैं किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में 1 2 3 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर, FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। FY24 का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, F का मतलब होता है फाइनेंशियल, FY फाइनेंशियल और ईयर, 22 से ईयर 24, FY फाइनेंशियल ईयर हो गया। भारत का सबसे बड़ा भागीदार जो हो जाएगा ये चीन हो जाएगा। ये करीब 118 अरब डॉलर, 118 अरब डॉलर ये आपको 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 में करीब 118 अरब डॉलर के साथ प्रथम स्थान पे रहा है। दूसरा स्थान पे आपको अमेरिका मिलेगा। दूसरा स्थान पे आपको करीब 77 अरब डॉलर के साथ दूसरा सबसे बड़ा भागीदार अमेरिका है। प्रथम नंबर पे चीन है। तो आपका FY20 में कौन सा देश प्रथम है, तो ये चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आपको 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपको 3 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगर प्रेस स्वतंत्रता की बात करते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता आपको हर एक वर्ष पेश किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, चलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अगर भारत का स्थान का हम बात करते हैं तो 151वां स्थान पे है। भारत 151वां स्थान पे है। अगर 11 मई का हम बात करते हैं, 11 मई को मनाया जाता है आपको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक
दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 7 मई का अगर हम बात करते हैं तब विश्व एथलीट दिवस मनाया जाता है। विश्व एथलीट दिवस मनाया जाता है 7 मई को। 3 मई को हो गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का हम बात करते हैं, भारत में नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे हाल ही में विमानन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दिया गया है? तो आपको शंख एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत में अगर एयरलाइंस का विकास की बात करते हैं तो सबसे पहली बार 1911 में भारत का एयरलाइंस स्टार्ट किया गया था। 1911 में आपको नैनी से इलाहाबाद सबसे पहली बार 1911 में एयरलाइंस चला था। अगर हम टाटा एयरलाइंस की बात करते हैं, टाटा एयरलाइंस की हम बात करते हैं तो ये 1932 में आया था टाटा एयरलाइंस। 1911 में आपको पहली बार एयरलाइंस, अभी नया में वर्तमान में सबसे न्यू एयरलाइंस कौन से? शंख एयरलाइंस। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का बात करते हैं, केंद्र सरकार में आयुर्वेद दिवस के रूप में कब मनाने की घोषणा किया गया है? केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 23 सितंबर को किया गया है। 21 जून को अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 23 जून को। अगर हम 23 अगस्त की बात करते हैं, 23 अगस्त की बात करते हैं तो आपको 23 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया 23 अगस्त को कि हमारा चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग किया था, इसीलिए हम 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भूषण रामकृष्ण गवई ने शपथ लिया है। अगर हम भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो हीरालाल जेकानिया, पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, भारत का पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया, पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया हो गया। अगर हम पहले महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो आपको लीला सेठ, पहले महिला मुख्य न्यायाधीश आपका लीला सेठ हो जाएंगे। पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया, अभी वर्तमान में 52वें मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का अगर हम बात करते हैं, हाल ही में दिगंबत वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अप्पय्यन का संबंध किससे था? तो आपको ये नीली क्रांति, डॉक्टर सुबन्ना अप्पय्यन का संबंध किससे? नीली क्रांति से। नीली क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो मछली उत्पादन से, नीली क्रांति मछली से संबंधित है। गोल क्रांति अगर बात करते हैं, गोल क्रांति आपको आलू उत्पादन से मिल जाएगा, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपको दूध से संबंधित है, दूध से संबंधित। गुलाबी क्रांति की अगर बात करते हैं तो झींगा से संबंधित है। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम तो आपको शीर्ष स्थान आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा, सबसे शीर्ष स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र। अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार बिहार में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम ये इस बार बिहार में हुआ था, ये 7वां संस्करण था, बिहार में आपका 7वां संस्करण था। अगर हम बिहार का पदक तालिका में देखेंगे तो ये 15वां स्थान पे बिहार आया था, बिहार 15वां स्थान पे आया था। ये अब बिहार के आपको 5 जिला में ये आयोजित किया गया था। सबसे पहले पटना जिला, उसके बाद आपको नालंदा जहां राजगीर में हुआ था, राजगीर, उसके बाद आप गया, बेगूसराय, गया के बाद आपको बेगूसराय, उसके बाद पटना हो गया, नालंदा हो गया, गया हो गया, बेगूसराय और एक भागलपुर,
भागलपुर। 5 जिला में इस बार यूथ गेम का आयोजन किया है 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, ये 7वां संस्करण था। इसमें हम अगर बिहार का स्थान 15वां आया था। बिहार कुल मिला के 36 पदक जीता था, 36 पदक, जिसमें से 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक। 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक मिला के बिहार जो 15वां स्थान पे आया था। ये 7वां संस्करण था और सबसे पदक तालिका में सबसे ऊंचा स्थान पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 12 साल में एक बार होने वाले सरस्वती पुरस्कारों महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। सरस्वती पुरस्कारों महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना का स्थापना जो हुआ था जो 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को। अगर वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की आप बात करते हैं तो रेवंत रेड्डी आपका तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तेलंगाना के अगर पहले मुख्यमंत्री का बात करते हैं तो चंद्रशेखर राव तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे। 2 जून 2014 को इसका स्थापना हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। क्वेश्चन नंबर 27 का बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही एटी कोली द्वितीय पाट योजना और भूपेंद्र हजारिका हवाई अड्डे का संबंध किससे है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम से। ये डिब्रूगढ़ में, ये भूपेंद्र हजारिका हवाई अड्डा कहाँ है? डिब्रूगढ़ में भूपेंद्र हजारिका हवाई अड्डा है। अगर हम असम के मुख्यमंत्री का बात करते हैं तो हिमंत बिस्वा शर्मा ये असम के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का बात करते हैं तो आपको चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ममता बनर्जी। अगर उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपको मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। भारत में पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहां शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हैदराबाद में। रक्त परीक्षण कहां शुरू किया गया? हैदराबाद में। अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो ये हैदराबाद आपको मूसी नदी के किनारे मिलेगा। बेंगलोर की अगर हम बात करते हैं, बेंगलोर को आपको सिल्क वैली बोला जाता है। बेंगलोर को भारत का सिल्क वैली बोला जाता है। चेन्नई की अगर हम बात करते हैं तो चेन्नई में आपको सबसे पहली बार नगर निगम की स्थापना किया गया था। नगर निगम की स्थापना सबसे पहली बार आपको यहाँ चेन्नई में स्थापित किया गया था। चेन्नई में स्थापित किया गया था ये 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 29 का अगर हम बात करते हैं तो पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसने प्रारंभ किया है? तो ये आपका हरियाणा आंसर हो जाएगा। ये आपका हरियाणा पंडित लक्ष्मी चंद्र कला सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा स्टार्ट किया है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966। हरियाणा का स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का स्थापना हुआ है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 30 मार्च 1949 का स्थापना हुआ था। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो 1 मई 1960 और महाराष्ट्र भी 1 मई 1960 को स्थापना हुआ है। इस तरह से चारों राज्य का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 30 का देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए जारी UNDP मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? UNDP जारी सूचकांक में भारत का स्थान 131 है। आप UNDP आपको ये जारी किया जाता है
ये जारी किया जाता है मानव संसाधन यूएनडीपी किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये इसके द्वारा ये यूएनडीपी ये इसका फुल फॉर्म भी हो जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें प्रथम स्थान पे अगर देखेंगे तो आइसलैंड प्रथम स्थान पे आइसलैंड है, भारत का स्थान 131 है। क्वेश्चन नंबर 31 का बात करते हैं तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपको गुजरात के लोथल नामक जगह पे गुजरात के लोथल नामक जगह पे ये समुद्री परिसर का स्थापना किया गया है। अगर समुद्री विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये चेन्नई में है, समुद्री विश्वविद्यालय कहाँ? चेन्नई में इसकी स्थापना 2008 में हुआ था। समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ? चेन्नई में है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा करेगा? इसको 72वें विश्व प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा करेगा? चलिए आगे 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका हैदराबाद, इस बार भारत में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। ये भारत की तरफ से जो भाग लेने वाली थी नंदिनी गुप्ता, भारत की तरफ से भाग ली थी कौन? नंदिनी गुप्ता भारत की तरफ से भाग लिए थे नंदिनी गुप्ता। इस 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में आपको जीती थी सुचाता चुआंगश्री, ये आपको थाईलैंड की थी, 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का विनर जो थे सुचाता थाईलैंड के ये जो थे ये नंदिनी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व के थे और ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 का देखते हैं ही डैश टू स्कूल एवरीडे, तो ये गोज हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल। 34 का देखते हैं चेंज टू इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई एम रीडिंग टू बुक, इसका आपका हो जाएगा ही सेड दैट रीड्स, देख लेते हैं ही सेड दैट रीडिंग ए बुक, ही सेड वाज रीडिंग ए बुक, ही सेड दैट इज रीडिंग ए बुक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ही सेड दैट वाज रीडिंग ए बुक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं निम्नलिखित में से 4 स्थानों में बौद्ध संगति सही कालक्रम में दिए गए कोट को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 35 बौद्ध संगति के बारे में आपको सजाना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बौद्ध संगति आपको राजगिरी में हुआ था, पहला नंबर पे आपको राजगिरी हो जाएगा, दूसरा पे आपका हो जाएगा पहला पे राजगिरी, दूसरा वैशाली और तीसरा में आपको पाटलिपुत्र और चौथा में आपको कुंडलवन। तो इस तरह से इसका सजा लिया गया 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राजगिरी में सबसे पहले आयोजित किया गया था, राजगिरी में किसके कारण? अजातशत्रु, अगर इसके अजात शत्रु के कार्यकाल में हुआ था पहला। दूसरा अगर जाए वैशाली तो ये काला शेख के कार्यकाल में हुआ। तीसरा पाटलिपुत्रा में अशोक के कार्यकाल में हुआ था, अशोक के कारण। चौथा आपको कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था, कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था। अगर हम पहला की बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा के अगर हम बात करते हैं तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, 383। अगर तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर हम चौथा की बात करते हैं तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितना है? तो भक्ति के रूपों की संख्या 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, सूची को मिलान करना है आपको। प्रधोत आपको वत्स से हो जाएगा, उदयन भी आपका वत्स से हो जाएगा, प्रसेनजीत कौशल और अजातशत्रु आपको हो जाएगा मगध से। तो ऑप्शन नंबर 2 3 देख लेते हैं, 1 का 3 2 यही हो जाएगा, 1 3 4 उसके बाद 1, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो आपको अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, चरक भी कनिष्क के दरबार में, नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में, पतंजलि आपको पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में ये रहते थे। पर चरक की अगर हम बात करते हैं तो ये चिकित्सक थे, चरक चिकित्सक थे। अश्वघोष राजकवि, कनिष्क का राजकवि थे। ये बुद्ध चरितम ये इनके द्वारा ही लिखा गया है, बुद्ध चरित इन्हीं के द्वारा। नागार्जुन की बात करते हैं तो ये आपको शून्य से संबंधित है, शून्य की खोज के लिए नागार्जुन मिलेगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। पर्याग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो पर्याग प्रशस्ति आपको समुद्रगुप्त के अभियान के बारे में जानकारी देती है। समुद्रगुप्त को आपको भारत का नेपोलियन इसको बोला जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। कुमारगुप्त को अगर हम बात करते हैं तो कुमारगुप्त को गोविंद गुप्त भी बोलते हैं, गोविंद गुप्त बोला जाता है कुमारगुप्त को। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय, अगर नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त की बात करते हैं तो बख्तियार खिलजी 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी इसका ध्वस्त किया था, बख्तियार खिलजी। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो इसके दरबार में नवरत्न, इन्हीं के दरबार में रहता था नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपको कालिदास मिलेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो वास्तविक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भक्ति ने संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग आपको रामदास हो जाएंगे, सबसे पहले हिंदी का प्रयोग रामदास किए थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नामक नगर के बसाया था? आपको इसका मिल जाएगा सिकंदर लोदी, ये 1504 ईस्वी में आगरा का स्थापना किए थे। बहलोल लोदी हो जाएगा लोदी वंश के संस्थापक, लोदी वंश के संस्थापक आपको बहलोल लोदी हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद कृषि विभाग की स्थापना के लिए इनको जाना जाता है, कृषि विभाग की स्थापना के लिए। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो बड़े बड़े नहरों का निर्माण के लिए इनको जाना जाता है, बड़े बड़े नहर। अगर सबसे पहली बार नहर का बात करेंगे तो आपको गयासुद्दीन तुगलक मिल जाएंगे, लेकिन बड़े नहरों की तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासक के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? आपको इसको सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, ये गलत है, बहलोल लोदी सबसे पहले हो जाएगा। चलिए यहां देख लेते हैं, सिकंदर शाह, बहलोल लोदी खान, ये गलत हो जाएगा। बहलोल लोदी एक पे, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, ये सही हो जाएगा। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी सबसे अंतिम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये लोदी वंश के संस्थापक सिकंदर शाह, आपका आगरा के स्थापना। इब्राहिम लोदी का मृत्यु जो हुआ था पानीपत के युद्ध में हुआ था 1526 पानीपत के युद्ध में इनका मृत्यु हो गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि दिया गया है? जरी कलम की उपाधि प्रदान किया गया था मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि। या अब्दुल समद की अगर हम बात करते हैं तो अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दिया गया था, सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया गया था। अगर हम सम्राट अकबर की बात करते हैं तो आपको 1556 से लेकर के 1605 तक ये शासन किए थे। 1556 में गद्दी पर बैठे थे, 1605 में इनका मृत्यु हो गया था। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 44, मिलान करना है पेरिस, मिलान करना है, थोड़ा और इसको ऊपर कर देते हैं।
चलिए देख लेते हैं। पेरिस, पेरिस आपको एफिल टावर, पेरिस एफिल टावर हो जाएगा। वर्साई, वर्साई आपका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के संधि हुआ था, वर्साई की संधि। न्यूयॉर्क आपको हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय हो जाएगा। बर्लिन हो जाएगा आपको बर्लिन की दीवार का गिरना। एफिल टावर की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है एफिल टावर। इसका एफिल टावर की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 330 मीटर है। एफिल टावर 330 मीटर है। एफिल टावर कब बना था ये थोड़ा सा देख लेना है, 1889 में। एफिल टावर 1889 में बना था। प्रथम विश्व युद्ध की शांति वर्साई की जो संधि हुआ था ये हुआ था 1919 ईस्वी में। वर्साई की संधि 1919 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देख लेते हैं। 1 का 4, 2 का 3, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1 4 2 3 2 3 2 3 2 4 1। आगे देखते हैं, ये भी आपको मिलान करने के लिए थोड़ा और ऊपर कर दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं प्रथम हफीम युद्ध। प्रथम हफीम युद्ध आपका हो जाएगा नॉनजिंग संधि। ये एक से मिला पेरिस सम्मेलन, वर्साई की संधि, ये हो जाएगा। कोरियाई युद्ध आपको यथाशक्ति बहाली से हो जाएगा। अब वियतनाम युद्ध आपको हो जाएगा संयुक्त वियतनाम का गठन। 1 का 1, 2 का 2, ये 3 3 और 4 4, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रथम हफीम युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था प्रथम हफीम युद्ध आपको ब्रिटेन और चीन के बीच में होता 1842 ईस्वी में। ये हुआ था 1842 ईस्वी में, ये संधि हुआ था नानकिन संधि। वर्साई की संधि की अगर बात करते हैं तो 1919 में हुआ था। यथाशक्ति कोरियाई युद्ध का अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1950 में। कोरियाई युद्ध आपको 1950 में हुआ था। अब वियतनाम युद्ध आपको ये मिलेगा आपको 1976 में। वियतनाम युद्ध 1976 में हुआ था। इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का बात करते हैं। बॉम्बे में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का ये जो प्रथम अध्यक्ष जो बने थे, प्रथम अध्यक्ष ये बने थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, स्थापना हुआ था 1920, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही नहीं है? तो संथाल विद्रोह 1855-56 ये सही है, 1855 से 56 के बीच में हुआ था। कोल विद्रोह ये भी सही है, 1831 से 33 के बीच में हुआ था। खासी विद्रोह 1829 से 33 के बीच में ये भी सही है। आपको अहोम विद्रोह 1815 नहीं होगा, 1828। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। ये अहोम विद्रोह आपको असम क्षेत्र में हुआ था। अहोम विद्रोह असम क्षेत्र में, इसके नेता जो थे गोमधर कुंवर, ये नेता इनके के थे गोमधर कुंवर थे। असंथाल विद्रोह आपको झारखंड में हुआ था, झारखंड। ये कोल विद्रोह ये सब सारा झारखंड, ये तीनों सब। खासी विद्रोह आपको मेघालय में हुआ है, मेघालय। खासी विद्रोह कहाँ? मेघालय के गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी पर हुआ अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर नेता है। आगे का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। बैठिए कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। 48 भारत सरकार द्वारा 1919 में आईओएल के वार्षिक गठन सम्मेलन में मजदूर के प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में किसने भेजा गया था? तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एनएम जोशी को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में सचिन सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। तो ये आपको चंद्रशेखर आजाद द्वारा कर दिया गया था। ये आपको चंद्रशेखर आजाद द्वारा 1928 में किया गया था, कोटला दिल्ली में किया गया था। ये सचिन सन्याल द्वारा इसका जो स्थापना किया गया था 1924 में किया गया था कानपुर में। इसका स्थापना 1924 कानपुर में, 1928 में इसका नाम बदल दिया गया चंद्रशेखर आजाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल
8/1929 को बम फेंका था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, बम फेंके थे आपको भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंके थे। इसी में आपको पर्चा पर लिखा हुआ था कि आपको बाहरी कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना है, न किसी को नुकसान पहुंचाना है। ये भगत सिंह बोले गए थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबा पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका सूर्यसेन। ये सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार, चटगांव अभी वर्तमान में बात करेंगे तो ये बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में है। ये चटगांव शस्त्रागार पर जो ढाबा हुआ था ये 1930 में हुआ था, 1930 में। सूर्यसेन को जो फांसी दिया गया था, सूर्यसेन को फांसी दिया गया था 1934 में। सूर्यसेन को फांसी दिया गया था इसी के आरोप में 1934 में। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको कौन सा सुमेलित नहीं ये देखना। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था, ये सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916-1930, ये भी सही है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण ये 1924 सही नहीं है, ये 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो आपको इसको उपयुक्त घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाना है। कौन पहले हुआ है ये आपको इसमें सजाना है। चलिए देख लेते हैं। रॉयल नेवी जो हुआ था ये गदर 1946 में हुआ था, 18 फरवरी 1946 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 में हुआ था। ये आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका ये 1931 में हुआ था। तो आपको कल कर्म के अनुसार सजा लेना है, 31, 42, उसके बाद 46। तो ये हो जाएगा 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 54 का बात करते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, ये सही है। 1905 में बंगाल विभाजन किया था, ये सही है। आगे देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। पूर्वी बंगाल और असम के नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? मतलब गर्म सही है और एक कौन सा जो है ठंडी है? कैलिफोर्निया, कनारी, सुसीम जलधारा, ये आपको कनारी जलधारा, ये आपको गर्म जलधारा है। ये गर्म जलधारा हो जाएगा। सुसीम जलधारा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, चलिए सुसीम जला, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये एक मिनट, चलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सुसीम जलधारा एक ठंडी जलधारा नहीं है। गर्म कनारी जलधारा एक ठंडी जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ये कैलिफोर्निया ये प्रशांत महासागर की जलधारा है, प्रशांत महासागर की जलधारा। ये भी ठंडी। सोमाली जलधारा आपको हिंद महासागर की एक जलधारा है, हिंद महासागर। सुसीम जलधारा भी प्रशांत महासागर की जलधारा है, प्रशांत महा। तो ये आपका गर्म जलधारा, ये तीनों ठंडी जल। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 56 की बात करते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम में हिमालय के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करना है। इस क्षेत्र में तेज बहाव से तीस्ता नदी बहती है, सही है। तीस्ता नदी सिक्किम की जीवन रेखा नदी बोला जाता है। यह क्षेत्र में आर्किड के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 56 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का बात करते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में कातहारी, कोल्लम और मारिया गोंड जनजाति विशेष रूप से सुवेद जनजाति समूह के रूप में पहचाना गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें। निम्नलिखित में कौन सा झील प्लेट विवर्तनिक गतिविधि की परिणाम है? प्लेट विवर्तनिक से कौन सा झील बना गया है? तो ये आपको हो जाएगा बुलर झील। बुलर झील आपको भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, ये जम्मू कश्मीर में है।
जम्मू जम्मू कश्मीर में। डल झील की अगर बात करते हैं तो ये श्रीनगर में है, श्रीनगर में मिलेगा। कोलोकटक झील की बात करते हैं तो ये मणिपुर में मिलेगा, मणिपुर में मिलेगा। एकमात्र तैरता हुआ कोवेल लेमजाओ पार्क इसी पे है। भीमताल की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में मिलेगा, यूके। आगे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 59 की बात करते हैं निम्नलिखित में किसका उपयोग करके भारत में निम्न भिन्न जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण और अध्ययन किया गया है, तो आपको ये हो जाएगा कोपेन पद्धति। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 59 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का बात करते हैं। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागर महासागर से उत्पन्न होते हैं, तो ये आपको अंडमान सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 61 की बात करते हैं सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है, तो सौर मंडल का आकाश का प्रधान आकाशीय पिंड आपको हो जाएगा सूर्य। सूर्य हो जाएगा सबसे प्रधान सौर मंडल में। सूर्य अगर सौर मंडल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह आपको बृहस्पति हो जाएगा, शनि दूसरा बड़ा ग्रह हो जाएगा, बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति आपको सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं तो बुध हो जाएगा, सबसे छोटा बुध हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, तो निकेल और लोहा आपको नीफे हो जाएगा। नीफे आपको नी से निकेल हो जाता है, निकेल और प्लस में फी से फेरस, फेरस, तो निकेल और लोहा हो जाएगा नीफे। तो क्वेश्चन नंबर 62 का 3 सही हो जाएगा। विश्ववीय प्रदेश में सामान्य कौन सा मेघ देखने को मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा कपासी मेघ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 64 का बात करते हैं बोल्गा नदी कहाँ पे गिरती है, तो बोल्गा नदी आपको कैस्पियन सागर में गिरती है। तो बोल्गा नदी आपको यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी हो जाएगा बोल्गा नदी। ये आपको रूस में बहती है, ये रूस में बहती है बोल्गा नदी, यूरोप की सबसे, ये कैस्पियन सागर में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 65 की बात यह माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास के अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माण मध्यम उद्योग हेतु निर्धारण के निवेश सीमा है, आप कितना निवेश कर सकते हैं मध्यम उद्योग में, तो आपको हो जाएगा 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक। 5 करोड़ से अधिक 10 करोड़ तक आप निवेश कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का। चलिए, भूलिंगम समिति का संबंध किससे, तो भूलिंगम समिति का संबंध है वैट से। वैट का मतलब होता है मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर। ये 2005 में भारत में लागू किया गया था, 2005 में भारत में लागू किया गया था। वैट से संबंध है, भूलिंगम समिति का संबंध वैट से। क्वेश्चन नंबर 67 का बात करते हैं नियोजित एवं विकास विभाग के कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आदर्श सिर दलाल को। 68 का बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है, तो एसडीआर मुद्रा आपको कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का बात करते हैं भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है, तो सिक्कों की ढलाई आपको मिलेगा मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। अगर 1969 की बात करते हैं तो इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। आगे बात करते हैं 71 देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब प्रारंभ किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपको मार्च 2015 में ये प्रारंभ किया गया था।
मार्च 2015 में। 72 क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में, ये मैथ है, किसी भिन्न के अंश में 150% बढ़ाया जाता है और हर को 60% घटाया जाए तो प्राप्त भिन्न वास्तविक भिन्न का व्युत्क्रम होता है। तो इसका वास्तविक भिन्न क्या होगा? तो 150%, अगर हम भिन्न को x और बटा में y मान लेते हैं, 150% बढ़ाया जाता है तो 150% को हम बढ़ा करके 250 लिख सकते हैं। इसका आपका अंश को 60% घटाया जाता है तो ये आपका हो जाएगा 40% हो जाएगा, ये कट जाएगा 25 बटा में 4। उसके बाद बोला प्राप्त भिन्न वास्तविक भिन्न के व्युत्क्रम हो जाएगा, प्राप्त भिन्न हो जाएगा ये आपका 25x बटा में 4y हो जाएगा। अब प्राप्त भिन्न का व्युत्क्रम का मतलब ये y बटा में x हो जाएगा। तो इसको अगर हम गुना कर लेते हैं तो 4y स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 25x स्क्वायर। तो x बटा में y अगर हम करेंगे, x बटा में y करेंगे तो 4 और बटा में 25, x स्क्वायर और बटा में y स्क्वायर बराबर। अगर x बटा में y इसी को करेंगे तो अंडर रूट ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बटा में 5, 2 बटा में 5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत के लिए फॉर्मूला होता है x प्लस 1 इंटू 2x प्लस में 1 और बटा में 6। तो आपको x प्लस 1 हो जाएगा 10 और 1 11 इंटू 2x, तो 10 दूना 20 और प्लस 1 और बटा में 6। तो ये हो जाएगा 11 गुना 21 और बटा में 6। 3 से काट लेंगे 2, 3 से काटेंगे तो 7, 11 सते 77 और बटा में 2, ये काट लेंगे तो 38.5। ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 74 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको मिलेगा 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर। चलिए 11 अक्टूबर। तो ये 11 अक्टूबर ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ये 2011 में इसकी घोषणा किया गया था, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर आपको मिलेगा भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु के मंदिरों में। तमिलनाडु के मंदिरों में। एक कथक की बात करते हैं तो आपको ये उत्तरी भारत में होता है, उत्तरी भारत में कथक होता है। ओडिसी के बताइए तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा में होता है। मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो ये केरल में होता है, मोहिनी अट्टम केरल। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 76 की बात करते हैं। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो गिरिजा देवी का संबंध आपको बनारस घराना से मिलेगा। ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य लखनऊ घराना भी आपको कथक नृत्य है, कथक नृत्य मिलेगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 77 की बात करते हैं। बाबा गड़िया पूजा त्योहार मनाया जाता है तो ये आपको त्रिपुरा में मनाया जाता है। ये त्योहार जो आपको त्रिपुरा में मनाया जाता है। 78 की बात करते हैं। कोठारी समिति की स्थापना किस दौरान किया गया था? कोठारी समिति आपको 1964 से 66 में, 64 में इसका स्थापना किया गया था और 66 में ये अपना रिपोर्ट पेश किया था। कोठारी समिति का अगर हम बात करते हैं किससे संबंधित है तो ये शिक्षा से संबंधित है। कोठारी कमीशन आपको शिक्षा से संबंधित है। 79 का बात करते हैं। कुवैत की करेंसी क्या है? तो कुवैत की करेंसी आपको रियाल मिलेगा। कुवैत की करेंसी दिनार, कुवैत की करेंसी आपका दिनार हो जाएगा। दिरहम की बात करते हैं तो ये आपका यूएई क्या है? संयुक्त अरब अमीरात का है। रैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका का है, रैंड दक्षिण अफ्रीका करेंसी है। और रियाल की अगर हम बात करते हैं तो ये सऊदी अरब का है, सऊदी अरब। ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कुवैत की कहाँ है? दिनार का है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कौन सी एक प्रमुख विशेषता नहीं है? जाति व्यवस्था की कौन? जन्म के आधार पर ये है, वंशागुणत ये भी है, खान पान पर प्रतिबंध ये भी है। आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गतिशीलता के और में आसानी, ये जाति की विशेषता नहीं है। तो 80 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
81 81। मैक्स वेबर के द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही का आदर्श प्रकार कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ये आपका विशेषता नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा 2 नंबर अवैयक्तिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 81 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 नंबर व्यक्तिगत और भावनात्मक निर्णय लेना, ये आपका सही हो जाएगा। ये विशेषता नहीं है, ये तीनों आपका विशेषता है। देख लेते हैं 82 से आपका मैथ है यहाँ पे। चलिए 82 का देख लेते हैं। ये आपको ए और बी के साथ किसी कार्य को करते हुए 30 दिन में करता है। ए और बी किसी कार्य को कितना 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। उनके कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, मतलब क्षमता ए का क्षमता और बी के क्षमता का अनुपात जो दिया हुआ है 3:2 है। अधिक कार्य क्षमता, मतलब अधिक कार्य क्षमता ए के बारे में बोल रहा है। आदमी जो है कितने दिन में ये काम को पूरा करे, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ये पूरा काम कितना है। ए बी मिलके काम कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। ये दोनों का क्षमता 2 और 3 है, तो मतलब दोनों का क्षमता 5, तो ये पूरा काम हो जाएगा 150, 150 पूरा काम हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अधिक क्षमता वाले, तो अधिक क्षमता वाले 3 हो जाएगा, तो ये 150 पूरा काम हो गया। क्षमता 3 ए का निकालना है, तो 3 हो जाएगा ये 50। अधिक क्षमता वाले 50 दिन में ये काम को पूरा कर लेगा। 83 का देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % का वृद्धि होगा? तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो आपको लंबाई में 8% और चौड़ाई में 5% का वृद्धि हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 8 + 5 और प्लस 8 गुना 5 और बटा में 100। इसको काट लेते हैं। 5 से 20 और 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से 5। इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 13 और प्लस में इसको पॉइंट आ जाएगा 2 बटा में 5 करेंगे तो हो जाएगा 0.4 मतलब 13.4 आंसर 13.4% का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 84 का अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग है DEF, मतलब ये 4 ये 5 और ये 6, ये बढ़ के हो रहा है 5 6 और 4, मतलब एक एक बढ़ के 2 घट रहा है, तो इसमें भी एक एक बढ़ाएंगे तो G का कितना हो जाएगा? 6 है, ये 7 है और ये 8 है, तो 6 का 7 हो जाएगा तो G हो जाएगा 8 हो जाएगा, H हो जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो मतलब F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 85 का देख लेते हैं। चलिए, 2 लोग अमेरिका जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, दोनों में क्या संबंध है? 2 लोग मान लीजिए A और B जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब ये कोई है C मान लेते हैं, ये जो एक दूसरे का पिता है, मान लेते हैं अगर ये पिता है इसका तो ये माँ हो जाएंगे। एक दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब इसके भी ये बेटा और इसका भी ये बेटा, ये इसका बेटा और इसका ये पिता, तो ये हो जाएगा पिता और ये पत्नी, मतलब पति और पत्नी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 86 देख लेते हैं। यहाँ से साइंस आपका मिलेगा। किसी बसीय खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन के कारण गंध और रंग में परिवर्तन होती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ये रेसिडेंसी प्रक्रिया होगा, विकृति गंधता। किण्वन होता है आपको सूक्ष्म जीव से होता है, सूक्ष्म जीव से ये किण्वन का प्रयोग किया जाता है। अपघटन की प्रक्रिया अगर बोलते हैं तो ये आपको जीवों में मरने के बाद होता है। अपघटन जीवों को मरने के बाद अपघटन की प्रक्रिया। हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन और प्लस में अन्य तत्व या यौगिक के मिलने से क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा? तो हाइड्रोजन होगा। सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 1 होगा। क्लोरीन का 17 परमाणु क्रमांक होता है। सल्फर का 16 होता है। अगर नाइट्रोजन का बात करते हैं तो 7 होता है। 88 का बात एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को हम पिच कहते हैं। पिच आपको ध्वनि को पिच में मापा जाता है। ये डेसिबल को डेसिबल में भी ध्वनि को मापते हैं। और नोट आपको समुद्री मील की लंबाई मापा जाता है। समुद्री
समुद्री जहाज की जो मापा जाता है, नोट में मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 का ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम का पूर्ण ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में बदली जा सकती है, ये नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। किसी ऊष्मा का इंजन दक्षता 100% नहीं हो सकती, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 90 का बात करना है। पहली साइथोमेनिया में किस प्रकार की कोशिकाओं का संख्या अधिक होती है? तो एरिथ्रोसाइट का अधिक होती है। आपको 90 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 91 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि में स्वतंत्र कार्य करती है? मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पराअवतु ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की बात हम करते हैं तो पीयूष ग्रंथि आपको मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। ये मटर के आकार का होता है। पीयूष ग्रंथि मटर के आकार। अवतु ग्रंथि को आपको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। अवतु ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि भी बोला जाता है। ये आपको गला में पाया जाता है अवतु ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 92 देखते हैं अल्फा किरण की उपस्थिति का आवेश क्या होता है? तो अल्फा किरण की उपस्थिति का आवेश दोनों इकाई धन आवेश होता है। दोनों इकाई धन आवेश। अगर हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा आपको प्लस और माइनस, मतलब धन और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अल्फा दोनों इकाई धन आवेश। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। साल्वे प्रक्रम, आगे देखते हैं साल्वे प्रक्रम। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। साल्वे प्रक्रम द्वारा आपको सोडियम कार्बोनेट, साल्वे प्रक्रम द्वारा, अगर अमोनिया की बात करते हैं तो हाइबर प्रक्रम द्वारा, हाइबर विधि द्वारा आता है। क्लोरीन आपको विद्युत अपघटन विधि द्वारा बनाया जाता है। क्लोरीन विद्युत अपघटन। सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर हम बात करते हैं संपर्क विधि, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं 94 हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। आपको हेनले का लूप आपको उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। हेनले लूप उत्सर्जन। 95 देखते हैं वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान के कारण उच्च हो सकता है, तो ये आपको बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण होता है, इसका तापमान उच्च हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। यदि किसी चालक में भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया बल अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है? तो ये ओम का नियम है। ओम का नियम बराबर होता है V बराबर IR। ओम का नियम V बराबर IR। ओम आपको प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कूलाम आपको आवेश से संबंधित होता है। कूलाम आपको आवेश से। फैराडे आपको EMF होता है। किरचॉफ का नियम किसी चालक पर गए और निकलने वाले शून्य के योग के बराबर होता है। आगे देखते हैं 97 पुरानी किताबों में कागज भूरा किस कारण से होता है? तो लगातार उपयोग से नहीं होगा, शतावन की कमी से ये नहीं होगा, धूल कण के नहीं होगा, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से किताबों का रंग भूरा हो जाता है। आगे देख लेते हैं 98 मिलान करना है आपको। देखिए एस्पोर्टम हो जाएगा कृत्रिम मधुरक। एस्पोर्टम कृत्रिम फ्रेन हो जाएगा, प्रतिशत के रूप में लेते हैं। नियोप्रीन हो जाएगा, संश्लेषित रबर हो जाएगा। बेनाड्रिल जो हो जाएगा प्रतिहिस्टोनिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 का 3 देख लेते हैं। 1 का 3, 2 का 4, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 99 देखते हैं यदि किसी उभयलिंगी पुष्प पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को क्या कहते हैं? तो इसको आप बोलेंगे 1 नंबर भिन्नकाल प्रवक्ता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 100 एंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाइट लेग हॉर्न निम्नलिखित में किसकी एक नस्ल है? तो ये आपको नस्ल मिलेगा भेड़ का नस्ल।
व्हाइट फिनलॉन्ग आपका एक भेड़ का नस्ल मिलेगा। सॉरी, ये भेड़ का नहीं होगा, मुर्गी का, ये मुर्गी का नस्ल हो जाएगा। गाय का आप साहीवाल देख सकते हैं, साहीवाल आपका गाय का नस्ल मिलेगा। लाल सिंधी, लाल सिंधी आपका गाय का नस्ल मिल जाएगा। बकरी, भेड़ का आपको नस्ल, भेड़ का आपको मारवाड़ी और जमुनापरी, जमुनापरी आपको गाय का बकरी का मिलेगा, जमुनापरी। भेड़ आपको मारवाड़ी, मारवाड़ी, ये आपका भेड़ का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 100 का। चलिए 99, 100 हो गया, लास्ट हो गया ना जी। चलिए अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए। एकदम कैमरे पे ताक रहे हैं।